जिस तरह से जो सियासी रोमांच देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, उसके चलते अब पूरे ही देश भर की निगाहें वहां पर टिकी है कि क्या कुछ आज होना है, विधानसभा के अंदर क्या कुछ होना है, किस तरह से कौन अपना बहुमत यहां पर साबित कर पाएगा। उसको लेकर जो जोड़ तोड़ चल रहा है, उस पर भी कई तरह की बातें, कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ होना है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जो खबर कुछ देर पहले मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो प्रोटेम स्पीकर है वही रहेंगे और वही बहुमत के लिए जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें वही मौजूद रहेंगे। इस पर जो दलील कांग्रेस ने दी थी उसको नहीं माना गया। उसके अलावा ये बात जरूर कही गई है कि अब इसकी वीडियोग्राफी जरूर होगी ताकि देश के सामने, जनता के सामने सारी बात हो, क्या कुछ वहां चल रहा है ये सबके सामने हो। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए क्या कुछ संविधान के पहलू हो सकते हैं, उसको लेकर हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे और जानना उनसे ये चाहेंगे कि किस तरह से जो ये पूरी खींचतान चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको किस तरह से देखा जाए और किस तरह से उस चीज को समझा जाए, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ सुभाष गुप्ता जी हैं, उनका हम रुख करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहला सवाल ये कि जो ये पूरा हम इतने दिनों से सियासी खींचतान देख रहे हैं, कुछ बात होती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, एक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर दूसरे की दलीलें आती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इसे देखा जाए, किस तरह से आप इस पूरे सियासी ड्रामे को आप देखते हैं? संविधान का इसमें किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन का कितना रोल है, क्या कुछ उसके हिसाब से, उसके मुताबिक चल रहा है? अगर संविधान की बात करूं तो गवर्नर साहब के पास जो विकल्प और विवेक मौजूद थे, गवर्नर साहब ने उनका ही उपयोग किया जी। गवर्नर साहब 3 विवेक का इस्तेमाल कर सकते थे। वो प्री पोल अलायंस वाले संगठन को, जो सबसे बड़ा हो, उसको बुला सकते थे, या लार्जेस्ट पार्टी को बुला सकते थे, या उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस वाली लार्जेस्ट संगठन को बुला सकते थे। उनमें से 3 में से एक को बुलाना था। उन्होंने विधिगत एक को बुलाया गया। जब एक को बुलाया गया तो स्वाभाविक है कि जो बाकी बचे हैं उनको जरूर कोई ना कोई उससे हानि होने की संभावना है या उन्हें क्षति पहुंची है। अब उनके पास उस क्षति को पूर्ति करने के लिए एक ही तरीका रह जाता है और वो है कि वो कोर्ट में जाएं, जो कि उन्होंने अपना अधिकार जताया और कोर्ट में वो गए। कोर्ट में जाने के बाद उनको थोड़ी बहुत राहत मिली। जो कि 15 दिन का फ्लोर टेस्ट गवर्नर साहब ने किया था, वो सीमित रहकर कुल 48 घंटे का रह गया। फिर दोबारा से जब प्रोटेम स्पीकर की सुभाष जी, हम इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर जरा हम सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है, कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द प्रोटेम स्पीकर। तो जब हमने ये बहस की और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और स्पीकर को वहां बैठाया जाए तो निश्चित रूप से हमें उनको सुनना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और अगर नोटिस देंगे तो नेचुरली फिर क्या होगा कि सुनवाई पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो ये विकल्प हमारे सामने था कि पोस्टपोन करवाएं या अभी। हम तो चाहते थे कि 4 बजे तुरंत ट्रस्ट वोट हो, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो इसलिए हम जब बहस कर रहे थे तो इस दौरान में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब ऐसा है कि हम ये प्रोसीडिंग्स वीडियोग्राफ लोकल चैनल्स लाइव दिखाएंगी और क्योंकि हमारी मांग तो केवल ये थी कि जो वोटिंग प्रोसेस है, मतदान का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो जब प्रोसीडिंग्स वीडियोग्राफ होंगी और लाइव फीड दिया जाएगा लोकल चैनल्स को और चैनल्स को, तो फिर इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है कि कोई भी वहां बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहते हैं कि 4 बजे आज ट्रस्ट वोट पे मतदान हो।
तो जब ये स्टेटमेंट एडिशनल सोलिसिटर जनरल से आई तो हमने कहा कि हम अपनी याचिका की कोई भी प्रेस नहीं करते, केवल इतना कहेंगे कोई और एजेंडा नहीं लेना चाहिए इस दौरान में प्रोटेम स्पीकर को। यहां पर आपने सुना कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, जो विरोध दर्ज करवाया था कांग्रेस ने, उसको लेकर क्या कुछ फैसला दिया गया और उसे हालांकि जो दिया गया फैसला है वो सभी को स्वीकार्य है। और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है कर्नाटक विधानसभा में। और चलिए इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तमाम गेस्ट पहुंच चुके हैं। मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी नेता, आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है, साथ ही सुभाष गुप्ता जी हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, जिनसे कि हम बातचीत कर रहे थे। सुभाष जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ क्यों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचना पड़ा किसी भी दल को, और क्या कुछ संविधान के तौर पर अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आप क्या कुछ कहते हैं? पूरे घटनाक्रम में एक मुद्दा जो पहले तो हो गया कि गवर्नर साहब ने जो अपना विवेक इस्तेमाल किया उसके ऊपर आपत्ति हुई जी। फिर जब उस आपत्ति को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समाधान किया तो उसके बाद जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर दोबारा से आपत्ति हुई। अब संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए या कोई और भी विधायक जो है वो प्रोटेम स्पीकर हो सकता है। यहाँ पर भी गवर्नर साहब का विवेक है और उन्होंने उस विवेक का इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दल गए या जो भी उससे जो है जिनको ये लगता था कि उनके अनुकूल ये फैसला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई कानूनी मुद्दा था ही नहीं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस हो सके। सिर्फ एक एप्रीहेंशन थी कि उनका पिछला रवैया ठीक नहीं रहा है। पिछला रवैया अगर ठीक नहीं रहा है उसको आधार मानूं तो पिछले रवैये के हिसाब से तो बहुत सारे राजनीतिक नेता ऐसे होंगे कि जिनका रवैया ठीक नहीं रहा है और फिर वो राजनीति में नहीं होने चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया और जिसका आग्रह किया गया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होना चाहिए, और फिर ये आग्रह मान लिया गया कि वीडियोग्राफी होगी। तो ट्रांसपेरेंसी जब लाइव है तो इसके अंदर जो आशंकाएं थी कि वहां पर कुछ हो सकता है वो आशंकाएं कम हो गई हैं। क्या होगा यह तो समय ही बताएगा और 4 बजे का सबको इंतजार रहेगा। जी सुभाष जी, 4 बजे का सभी को इंतजार है यहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि ये कोई कानूनी मुद्दा यहाँ पर नहीं था, ये एप्रीहेंशंस थे। तो हमारे साथ आरसी चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कुछ कहेंगे कि ये कानूनी मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ एप्रीहेंशंस थे जिसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? निश्चित रूप से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं, राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक के तौर पे होते हैं, गार्ड के तौर पे होते हैं जी। और जितने भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसी न किसी प्रायोरिटी पे लिए जाते हैं। विवेक का मतलब ये नहीं होता कि माननीय राज्यपाल महोदय अपना विवेक किसी भी तरीके से जो एक व्यक्ति कल्प्रिट के तौर पे कभी पेश आया हो, जिसकी स्पीकर रहते हुए पुलिस के अंदर धक्कामुक्की करके तमाम जो सब चीजें घटनाएं जो हुई वो सभी चीजें देश ने भी देखा और देश पूरा जानता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से बड़े दल के तौर पे उन्होंने, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि किसी को भी बुला सकते हैं। ये जिस सरकारिया कमेटी की बात कर रहे हैं, सरकारिया कमेटी 1988 के अंदर, 1988 के अंदर उन्होंने केंद्र का और राज्य का किस प्रकार सामंजस्य रच के उसके अंदर सिफारिशें दी थी। सिफारिशों के अंदर 3 अगर कोई दल हो और कहीं पे निर्दलीय होते और निश्चित रूप से मेजोरिटी की पार्टी को बुलाया जा सकता था। लेकिन राज्यपाल महोदय के सामने जब 2 दलों ने वहां पे अपना बहुमत पेश किया, एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी बड़ी पार्टी है, दूसरा व्यक्ति विधायकों के साथ में जो निर्वाचित विधायक हैं उनके मैं नाम और हस्ताक्षर के सहित वहां पे अपना दावा पेश करते हैं। राज्यपाल का आखिर विवेक क्या है? राज्यपाल का विवेक यही है कि हु कैन प्रूव द मेजोरिटी, मेजोरिटी कौन किसके साथ में है, ये उनका पहला विवेक है। जब 117 लोगों के नाम के साथ में राज्यपाल के सामने आए तब राज्यपाल ने उन नामों को डिनाई करके और बड़ी पार्टी के तौर पे दूसरे दल को आमंत्रित किया और इतना एक लंबे समय दिया, जो हॉर्स ट्रेडिंग को इंगित करता है, जो खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए दर्शाता है। और उनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं संविधान रक्षक न हो कि एक पार्टी के एजेंट के तौर पर उभर के आई। हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इस
हिंदुस्तान के मुल्क की लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ एक व्यक्ति कहीं पे भी कोई भी एक संस्थान इतनी तानाशाह नहीं हो सकती, उससे कहीं ना कहीं दूसरी चीजें से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, तमाम जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक दूसरे के पास में ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई ऑप्शन है तो वो प्रदेश की देश की जनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जब जनता के सामने आके अपील करते हैं तो निश्चित रूप से अंतिम निर्णय उन्हीं की अदालत का होता है। इसलिए एक प्रक्रिया का हिस्सा रहा। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुना और जो प्रोटेम स्पीकर को जो लेके बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर प्रोटेम स्पीकर को लेके अगर चर्चा करते तो आज का जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ सकता है, इसलिए उस बात को रखा। चलिए चौधरी साहब बात करेंगे इस पर। हमारे पास बीजेपी से भी मनीष पारिक जी भी मौजूद हैं। आपके पास आऊंगी मनीष जी, ये आप पर जो तमाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस पर आपका पक्ष भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर शतराणी शपथ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएम राजे उसमें शिरकत कर रही हैं। क्या कुछ उस कार्यक्रम में चल रहा है, सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अखिल भारतीय राजस्थान के इस पावन पर्व पे मैं वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री राजस्थान का स्वागत करता हूं। साथ में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये संगठन कैसे बना, इसका क्या उद्देश्य था। इस संगठन का क्या उद्देश्य था और ये क्या जरूरत पड़ गई। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह जी शेखावत और मैंने दोनों में बैठ के सोचा कि भाई बहुत संगठन बने हुए हैं राजपूतों के और खूब वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी जो एक अहम शक्ति है वो तो बाकायदा चूल्हे चाकी पर बैठी हुई है। इनका कोई मतलब कोई सुधी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है त्रेता युग में ऐसा था, यत्र नार्यस्तु कूदन्ति रमन्ति तत्र देखा। उस समय नारियों का सम्मान होता था और हमारा देश कितना मतलब आप देखिए कितना विकसित था। लेकिन मीडिया युग में कुछ आक्रांत यहाँ आए और हमारे पे यहाँ आकर के हमारे देश में कुछ गदर फैलाया और हमारी मतलब नारियों का थोड़ा सा अपमान होना चालू हुआ। और उसी के टाइम में ये प्रथा कुछ बुराइयां आई, प्रथा सती प्रथा ये कुछ आई और हमारी ये जो अहम शक्ति थी वो केवल घर में ही बंद हो गई और वो हमेशा उपवास का कारण बनी रही। हमने ये बैठ के सोचा कि भाई एक टायर हमारे ट्रैक्टर का है और एक साइकिल का, ये कैसे हमारा उद्धार होगा। हमारे आनंद सिंह जी की देख रेख में हमने ये सोचा कि भाई शत्रुओं को जब तक जागरूक नहीं करेंगे हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। और ये सही समय था कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री शतराणी है और यदि ये हमारा उत्तर नहीं सुनेगी तो शायद फिर किसी युग में ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसका उदाहरण देख सकते हो, कभी सीएम के दरवाजे कहीं देखे हैं किसी शतराणी ने। ये पहला युग है कि आप यहाँ आज इतनी बहुसंख्या के अंदर आज हमारी मुख्यमंत्री के सामने आज बैठी हुई है और मुख्यमंत्री जी